Hello student, today we are discuss about the topic of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, आज हम इसके बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू. ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, राइट. फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो, देन सेकंड इज केमिस्ट्री. ओके, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड केमिस्ट्री का होता है केमिकल रिएक्शंस. ऑलराइट, तो हम आज इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे की जा सकती है और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग. तो इसके बारे में हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ होती कैसे है. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम डेली लाइफ में हम इससे कैसे कोरिलेट करते हैं. ओके, जैसे कि बाहर की तरफ जैसे हम सोचें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज में आती है, हमारी बैटरीज में होती है, इलेक्ट्रिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज में आते हैं. ओके, एक बेसिक सा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बॉडी से हम इससे कैसे कोरिलेट करते हैं. ओके, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना और हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, तो आपको पता ही है कि एक दूसरे से अटैच होती है एक सेंसर के थ्रू, एक इलेक्ट्रोकेमिकल्स के थ्रू. ओके, वो कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे मच्छर काटा, हमें कोई पिंच हुआ, हमें कोई कुछ गर्म का एहसास हुआ, किसी ने कोई पिंच हुई, कुछ भी XYZ कुछ भी होता है, तो उसका सडन हमें एकदम से पता चलता है और हम अपना हाथ वहाँ से खींच के हटा देते हैं. और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारी सेल्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू केमिकल रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिलीज होते हैं. तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि आप तुरंत वहाँ से अपनी चीज़ हटा लीजिए. एकदम फिर हम उस रिएक्शन मतलब केमिकल्स पहुँचने के बाद ही हम वहाँ से चीज़ हटाते हैं. तो ये हमारे बॉडी के लिए हम इससे मतलब बेसिक रूप से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में इसका किस तरह से यूज़ होता है. ओके, और जैसे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पर जैसे और होती है ना, अपने बैटरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह जो होते हैं बैटरीज में यूज़ होती है. जैसे आपका फ़ोन हो गया, आप फ़ोन जैसे आप अपने फ़ोन के थ्रू पढ़ रहे हो भी, फ़ोन हो गया, फ़ोन के अंदर किसकी बैटरी होती है, फ़ोन के अंदर लिथियम की बैटरी होती है. ओके, एक आपकी ये जो आपके पास आपने इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं, राइट. तो इन्वर्टर की बैटरी होती है, पर फ़ोन की बैटरी इतनी हल्की होती है और इन्वर्टर की बैटरी इतनी भारी होती है कि उसको उठाने के लिए अपन को 3-4 जनों की ज़रूरत पड़ती है, जो बड़े वाले इन्वर्टर्स होते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि फ़ोन के अंदर होती है हमारी लिथियम की बैटरी और हमारे जो इन्वर्टर्स वगैरह में होती है लेड की बैटरी, इसलिए वो काफ़ी हेवी होती है. ओके, तो अभी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है ना. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे आपको डिस्कस करूँगी कि ये वर्क कैसे करता है. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस to electrical एनर्जी. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. ओके, एंड नेक्स्ट electrical energy to केमिकल एनर्जी और रिएक्शन हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको. अब ये किस
किस तरह से ये चीज़ होती है। तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू जनरेट होती है? ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या पता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसे बोलते हैं ऐसी रिएक्शन जो अपने आप से होती है। जैसे आपको ना कुछ बच्चे होते हैं, देखो बच्चों की भी दो क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनको बार बार पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने नहीं बोलना पड़ता है। वो खुद अपने आप से मोटिवेटेड होते हैं और वो खुद स्टडी करते हैं और जम के मेहनत करते हैं और क्लास में टॉप करते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं। तो वो जो रिएक्शन सेल्फ मोटिवेटेड होती है, मीन्स खुद से होती है, अपने आप होती है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, राइट। और ऐसी रिएक्शंस, अब जो नेक्स्ट, तो अपना केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट होती है, वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के थ्रू, ऑलराइट। बट नेक्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस वो कैसे होती है? वो होती है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के थ्रू। वो हमारी कैसे होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के थ्रू। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? एक बच्चे हो गए जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और दूसरे बच्चे होते हैं जो जिनको आपको डर दिखाना पड़ता है ना। एक जगह तो आप पढ़ाई में अच्छे, आप पढ़ाई करो तो आपको ये प्राइज़ दिया जाएगा, ये नहीं पढ़ोगे तो आपको मार पड़ेगी, आप है ना, आप उनको डराया जाता है कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए आपका प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी होती है जिससे फोर्सफुली काम करवाया जाता है। वो खुद से मोटिवेटेड नहीं होता, उनको ज़बरदस्ती करवा देते हैं, या तो उनको डर दिया जाता है या उनको लालच दिया जाता है कि आप पढ़ाई कर लो तो आपको फ़ोन दिया जाएगा, आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ये दिया जाएगा। तो उनको डराया या प्यार से ऐसे पढ़ाया जाता है, मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है। ओके, थोड़ा बहुत आपको इससे समझ में आया होगा, है ना। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करती हूँ कि आप है ना, जस्ट इमेजिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा और आपको इमेजिन कराना चाहती हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है ना। जैसे आप इमेजिन करो कि एक झरना चल रहा है, राइट। मस्त सा बहुत अच्छा सा व्यू है और एक झरना चल रहा है, ओके। झरने के अंदर पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है, पानी नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो क्या हमें इस पानी को ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से पानी को नीचे गिराने के लिए क्या हमें कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक गिर गया बस। यहाँ से यहाँ तक तो ये ऑटोमेटिक आ गया पानी, हमें कोई फोर्स तो कोई देना ही नहीं पड़ा। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारा होता ही है स्पॉन्टेनियस वाला, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो गिरा हुआ पानी है, यहाँ पे फैल गया पानी पूरा, अब इस पानी को आप फिर से ऊपर ले जाओ बिना किसी की हेल्प के, आप इसे फिर से ऊपर की तरफ खींचो, तो क्या पॉसिबल है? ये क्या अपने आप हो जाएगा? नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे इजीली गिर गया, पर नीचे से ऊपर क्या जा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें इसको ऊपर पहुंचाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होगी, राइट। एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमारे घरों में, जैसे हमारा घर हो गया, हमारे घरों में जैसे हमारी मोटर से यहाँ पे पानी आ रहा है, ओके। तो मोटर से पानी हमें ऊपर वाली फ्लोर में ले जाने के लिए, पानी ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए, या जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से 8 to 6 अपार्टमेंट तक आपको वो पानी चढ़ाना है, राइट। तो उसके लिए आप एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, ये होता है हमारा
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऑलराइट, ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसके लिए हमें, आप इसके डिफरेंस में लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें कोई नॉट नीडेड एक्सटर्नल फोर्स। ओके, बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें क्या होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये ढीठ बच्चे, ये बिना इनको फोर्सफुली नहीं कराओगे तो ये पढ़ाई नहीं करेंगे। ये सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं जो खुद से पढ़ाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया आप इनका डिफ्रेंसिएशन कि ये क्या क्या होती हैं। ओके, और अब हम सोचते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पढ़ना क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना? जी बिल्कुल ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में हर जगह काम आती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे फ़ोन की बैटरीज हो गई, लैपटॉप की बैटरीज हो गई, और लाइफ के मोस्ट ऑफ थिंग्स हमारी बैटरी हमारी हर जगह यूज़ में आती है। छोटे से छोटा खिलौने हो गए, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ हो गई, हर जगह बैटरी का यूज़ आपको पता है। सराउंडिंग में आपको अपने चारों तरफ भी निगाह घुमाओ ना, पंखा हो गया, टेलीफोन हो गया, हर जगह बैटरी का यूज़ तो होता ही है। ओके, और एक और यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का? एक और होता है प्लेटिंग करने के अंदर। अब ये प्लेटिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है? एक तो आपका हो गया गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, आपने सुनी होगी कि किसी भी चीज़ के ऊपर हमें गोल्ड, मतलब किसी भी अलग जो भी मेटल का है उसके ऊपर अपन ने गोल्ड की प्लेटिंग करी। ओके, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा वो गोल्ड सा दिखने लग गया। तो ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा हुआ एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये चीज़ हुई। ओके, और नेक्स्ट होती है, जैसे आपने मतलब कि कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो जंग से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एल्यूमिनियम की प्लेटिंग की जाती है, सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, इस तरह की प्लेटिंग की जाती है। तो ये एज ए प्लेटिंग भी यूज़फुल होगी, बैटरीज में हो गया, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी इसी के थ्रू हम बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इसका यूज़ होता है, राइट? तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना, आपने ये राइट डाउन कर दिया? ओके, तो हमारे जो सेल्स होते हैं, ये हमारे सेल्स कितने टाइप के होते हैं, और आज हम कौन से सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करें। थोड़ा सा निकल रहा है। सेल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक बार आप इसका इंडेक्स बना लो। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम इसे
कन्वर्ट करता है। ओके, अब इसका एग्जांपल्स हो गया गैल्वेनिक सेल, नेक्स्ट हो गया वोल्टिक सेल, ये दोनों एक ही होता है क्योंकि गैल्वेनिक सेल का नाम गैल्वेनिक पड़ा क्योंकि गैल्वेनाइज के साइंटिस्ट हैं और वोल्टिक का वोल्टा, इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम इस तरह से रख दिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है ना बच्चों, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे और हल्का फुल्का से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। ओके, एक क्या होता है ना बच्चों, ये जितनी भी सारी जो रिएक्शंस होती है ना, ये सब रिएक्शंस होती है रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पता ही है एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, दोनों एक ही रिएक्शंस में होते हैं। तो किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों चीज़ें हो रही है तो वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हम इसके बारे में पहले पढ़ ही चुके थे। ओके, तो इसमें इस सिस्टम में क्या रेडॉक्स रिएक्शन का ही यूज होता है। देन अब ये रिएक्शंस जो जितने भी होती है ना, ये रिएक्शंस होती क्यों हैं। ओके, हम इसे सेल्स में भी रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से ये बना, लेन देन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। ये चीज़ें होती क्यों हैं? ये चीज़ें इसलिए होती है कि जो दुनिया में हर चीज़ होती है ना, एवरीवन थिंग्स वांट स्टेबिलिटी। हर चीज़ को अपनी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बनाए रखनी होती है। दे वांट्स स्टेबिलिटी, वो अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेंगे। फिर एक सबसे अच्छा एग्जांपल से अपन ऐसे समझते हैं, एक तो आप इसकी रिएक्शन लिख लीजिए जैसे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। जैसे मैंने जिंक की रिएक्शन कराई CO के साथ, जिंक लिया है मैंने सॉलिड, CO को लिया है मैंने एक्वस। तो जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया, निकाल दिया, और CO अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने दे दिया। ये वाली जो हुई है, ये वाली रिएक्शन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और ये जो हुआ है हमारा, ये हुआ है हमारा रिडक्शन। ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन एंड हमारा हुआ रिडक्शन। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो देखो क्या हुआ है और ये चीज़ें होती क्यों हैं। जैसे हम इस सिंपली एग्जांपल समझते हैं कि एक बहुत रिच पर्सन है, राइट, उसके पास वो बहुत सारा मनी है, और एक ही कंपैरिजन में बहुत पुअर पर्सन है, उसके पास मनी की कमी है। तो क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा मनी है वो अपना मनी उसको देगा, है ना। गरीब वाले इंसान को, पुअर पर्सन को, पुअर वाला पर्सन उससे मनी ले लेगा। ओके, तो लेन देन इस तरह चलेगा कि जो अमीर है वो अपना पैसा गरीब को देगा और गरीब उससे वो पैसा ले लेगा। इससे क्या हुआ, दोनों का बैलेंस हो गया। उसको देना था, उसके पास ज़्यादा पैसा, एक्स्ट्रा मनी, तो वो उसको दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और वो इंसान उससे ले रहा है। तो इन दोनों में क्या हो गया, स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई। ओके, अब जैसे हम अगर हम जैसे दो जिंक का कॉपर का पढ़ रहे हैं, एक ले रहा है एक उसे दे रहा है, जो भी सीन क्रिएट हो रहा है, तो क्या हुआ, एक के पास ज़्यादा है। अब इसमें क्या हुआ, अमीर कौन हो गया, हमारा जिंक हो गया। जिंक अमीर है इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन से निकाल रहा है अपने अंदर से,
कॉपर हो गया हमारा गरीब हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिड्यूस कर रहा है इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑलराइट, तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन क्यों कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। क्या बनाए रखने के लिए? अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये चीजें ये करते हैं। ओके, इससे आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल, इसको राइट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट एग्जांपल फिर समझते हैं उससे। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर की, हम कराते हैं सिल्वर के साथ रिएक्शन। ओके, कॉपर की रिएक्शन जब मैं सिल्वर के साथ कराती हूँ 2Ag, सिल्वर के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हुआ इस रिएक्शन में? क्या हुआ? कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और Ag ने अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिया। ओके, अब देखो क्या हो रहा है। पहली वाली जो रिएक्शन थी ना, उसके अंदर हमारा जो जिंक था वो हमारा रिच पर्सन है, और इस वाली में हमारा Cu रिच पर्सन है क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, और यहाँ पे ये गेनिंग हो रही है। ओके, यहाँ पर गेनिंग हो रही है, तो ये हमारा पुअर पर्सन हो गया। ये अपना देखो, ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये अपना रिडक्शन कर रहा है। लिख देती हूँ मैं, ये अपना रिडक्शन कर रहा है। ये अब पहले की कंडीशन में क्या हो रहा था? जिंक, कॉपर अपना रिडक्शन कर रहा था, जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो अब ये 2 अलग अलग चीजें कैसे हुई? अब देखो क्या होता है ना, इसके कंपैरिजन में ये गरीब है। वो पहले वाले रिएक्शंस में जिंक था वो रिच था और कॉपर पुअर था, पर इसमें क्या हो गया? कॉपर रिच और सिल्वर पुअर है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एक्सचेंज करके अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। इट डजंट मैटर कि कॉपर पुअर होगा तो कॉपर हमेशा पुअर रहेगा, नहीं। जैसे रिच के कंपैरिजन में हो गया था पुअर पर्सन, ओके, और रिच और एक मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास और पुअर के कंपैरिजन में मिडिल क्लास होगा वो रिच होगा, है ना, दोनों के कंपैरिजन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन इस तरह से एस्टैब्लिश हुई। अब मैं आपको इसकी पूरी सीरीज लिखवा देती हूँ कि हमारा जो मेटल की जो एक्टिव सीरीज होती है ना, कि सबसे एक्टिव मेटल कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद फिर लेस एक्टिव मेटल कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और सबसे एक्टिव कौन सा है और लेस एक्टिव कौन सा है। मोस्ट रिएक्टिव ये लिख दो आप, मेटल एक्टिव सीरीज। फर्स्ट यहाँ पे लिखिए, लिथियम आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है पर मैं आपको लिखा देती हूँ। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये हो गया हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये मोस्ट रिएक्टिव से। और नीचे वाले हो गए हमारे लेस रिएक्टिव, वो हो गया हमारा मोस्ट रिएक्टिव, देन नीचे वाले हो गए हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, अब इसको थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। आप इसे राइट डाउन कर दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसे मैंने अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू समझता है। मैं क्या
करती हूँ इसके लिए एक कंटेनर लेती हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं CuSO4 का एक सॉल्यूशन डालती हूँ, ओके, और उसके अंदर मैं रखूँगी, आप भी ड्रॉ कर दो, ये मैंने कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने डाला CuSO4 का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन डाला मैंने, कॉपर सल्फेट का मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन डाला, ओके। अब इसके अंदर मैं एक कील डालूंगी, ये मैंने इसके अंदर एक कील डाली, और ये कील किसकी थी, ये कील है जिंक की कील, ओके। अब है ना, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो जिंक है ना, ये भी तो अभी जिंक इसमें गल रहा है, तो ये अपने जिंक अपने मॉलिक्यूल्स, अपने जो एलिमेंट है उसको भी अपने इसके अंदर कॉपर सल्फेट के विलियन में, सॉल्यूशन में डालेगा, है ना। तो ये था पहले डार्क ब्लू, हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो डार्क ब्लू होता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एज टाइम पासिंग जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपना जो था वो कॉपर सल्फेट के अंदर अपने डिक्रीज होने लगा, जिंक की जो ये कील थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये पतली होती, पहले थोड़ी ज़्यादा मोटी थी, अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पतली होती गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, अपने Zn+ आयंस को इसने इस सॉल्यूशन में छोड़ने लग गया, ये धीरे धीरे, है ना। अब ये Zn+ सॉल्यूशन आयन को छोड़ने लग गया, और ये जो Cu था, है ना, अब ये Cu जो पानी में था, Cu बन रहा है, अब ये Cu भी तो अपना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो Cu ने क्या किया, Cu2+ आयन बनाने लग गया, ओके। Cu2+ आयन बना रहा है, और ये जो Cu2+ आयन है ये इसके कील के ऊपर ये ऐसे चिपक रहा है, Cu2+ आयन है वो कील के ऊपर चिपकने लग गया, और ये जिंक पानी में घुल रहा है, मतलब सॉल्यूशन में घुल रहा है, तो ये डार्क ब्लू इज कन्वर्टेड इनटू लाइट ब्लू, स्लोली, तो धीरे धीरे के लाइट ब्लू हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, जो अपन ने पहले पढ़ी थी, वो इस तरह से फिजिकली इस तरह से ये रिएक्शन होती है। आपको इसे समझ में आया होगा कि किस तरह से ये डार्क ब्लू हुआ, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और Cu था जो धीरे धीरे इसको चिपकने लग गया, और ये अपना स्टेबिलिटी इस तरह से ये मेंटेन होने लगी। इसे आप राइट डाउन करो, ओके। बट ये मैंने लिया है, इसमें जिंक की कील ली है, और नीचे मैंने सॉल्यूशन लिया है CuSO4 का। बट क्या अगर मैं अगर मैं कील लेती हूँ, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेती हूँ, तो ये सेम चेंज क्या वापस ऐसी होगी, बताइए, ये वापस वैसे तो वैसे सेम कंडीशन होगी नहीं, और वो कैसे नहीं होगी, देखो ये मेरे लिए यहाँ पे मैं नया डायग्राम बना देती हूँ, देखो। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया ZnSO4 का मैंने सॉल्यूशन ले लिया, ओके, और मैंने यहाँ पे Cu की कील ले ली, ऑलराइट। अभी मेरा ZnSO4 का सॉल्यूशन है और मेरी Cu की कील है, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। अब इसके पास ऑलरेडी घड़ी पे इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये तो अमीर है ना, जिंक तो इसके कंपेयर में मोर रिएक्टिव है ना, इसके पास तो ज़्यादा आयन्स है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये अपन इसके नीचे गला देंगे तो ऑलरेडी इसके पास कम है, और ये और कम हो जाएगा, तो क्या रिएक्शन होगी क्या, मैंने आपको बताया था, इसके जिंक के कंपेयर में Cu के पास कम होते हैं, मतलब कम लेस रिएक्टिव होता है, और जो भी है वो अपना सब कुछ दे देगा, तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि बेचारा उसके पास है ही ऑलरेडी कम, वो सब दे देगा तो उसके पास बचेगा कि नहीं क्या, राइट। तो जैसे हम इसकी रिएक्शंस बनाएंगे भी ना, तो वो आगे चल के रिएक्शन होगी नहीं, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे G2+ की मैंने इसमें रिएक्शन करवाई ये Cu के साथ, तो रिएक्शन आगे होगी नहीं।
आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इससे, राइट। तो फ्रेंड्स, इसकी आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना। आज का इंट्रोडक्शन इसमें आप इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।